हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से आगे की सारी बातें, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आज हम क्या पढ़ेंगे? ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या ड्रॉबैक थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी हमारी, वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन चीज़ों को क्या थी ये चीज़ें, एक बार देखते हैं। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड तो नहीं है हमारे सिलेबस में, पर ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। Radiation. Black body radiation. What is a black body? A black body is a perfect emitter or perfect absorber of all फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो भी बॉडी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी लाइट की परफेक्टली एब्जॉर्ब करे और परफेक्टली क्या करे, एमिट करे, उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना क्या था? ब्लैक बॉडी फिनोमेना में क्या देखा गया? इसमें ये देखा गया कि जब भी कोई भी हीटेड बॉडी, जैसे कि रोड ले लो या कोई भी हीटेड बॉडी में आप ले लो, फिलामेंट ले लो बल्ब की, जब भी वो क्या करती है, एमिट करती है रेडिएशंस। हीटेड बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है, जो हीटेड बॉडी होगी वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट कह लो या एनर्जी कह लो, ठीक है। तो क्या देखा गया, ऑब्जर्व क्या हुआ, ये चीज़ ऑब्जर्व हुई, ये चीज़ क्या ऑब्जर्व हुई, जैसे ही, पहले ग्राफ बना देते हैं। क्या देखा गया, जैसे ही कोई भी ब्लैक बॉडी है, मतलब जैसे कि कोई भी फिलामेंट है, रोड फिलामेंट है, जब उस रोड फिलामेंट को टेम्परेचर बढ़ाया गया, हीट बढ़ाई गई, होना क्या चाहिए था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए, उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़नी चाहिए थी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। पर हुआ क्या, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, वेवलेंथ घटने लगी। मतलब क्या बात हुआ, इस बात से मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया लाइट वेव है, ठीक है। अगर वेव है तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उस वेव की एमिट होने की इंटेंसिटी बढ़ेगी।
ठीक है। पर यहाँ पे देखा गया, बट हेयर यहाँ देखा गया जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ लैम्डा क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइट जो एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है, उसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो लाइट शिफ्ट हो रही है, कहाँ से, वायलेट से रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, लाइट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होएगी, वायलेट कलर दे रही थी शुरुआत में, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते गए रेड कलर तक आ गई वो। मतलब लास्ट में वो कौन सा कलर दे देगी, रेड कलर दे देगी। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है और वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वेवलेंथ कम हो रही है। ये देखो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, इधर छोटी वेवलेंथ है, तो छोटी वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है क्या, जो ये पीक है। मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही कलर ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। आगे देखते हैं, आगे अगला इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी मेटल है आपका, जो मेटल है, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल की सरफेस पे भी, मेटल के अंदर भी। तो जब भी जैसे लाइट है, किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल के सरफेस से टकराएगी तब क्या होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन, मेटल का जो सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। कैसे इजेक्ट करेगा, देखो एक बार इधर, जैसे ही ये मेटल सरफेस है, जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट के इंसिडेंट होते ही जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, अगर इस लाइट में इतनी एनर्जी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री कर दे, तो जैसे ही लाइट गिरेगी मेटल सरफेस पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट ऑफ ए particular frequency which is greater than the threshold frequency is incident on a metallic surface, electrons are ejected with some kinetic energy। मतलब क्या हुआ, मतलब देखा ये गया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उसको हम म्यू नॉट ले लेंगे। मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पड़ रही है वो म्यू नॉट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो म्यू नॉट से ज़्यादा जब फ्रीक्वेंसी लाइट की पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ये पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है जी, इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम
ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा ये गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ, देखेंगे इधर देखेंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप लोग वहाँ डाल लोगे मेटल सरफेस पे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट हो जाएंगे बाहर की तरफ। ये ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of incident light। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकला उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी वहां से निकलने के बाद, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, उतनी ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। पर ये दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन जो थी, दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो कहते थे कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। पर ऐसा तो नहीं हुआ। जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मार खाएगी। इसके दो ग्राफ भी हैं, एक बार वो ग्राफ देख लो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ग्राफ क्या है, ये है, यहां ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां ले लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी, और यहां ले लेंगे क्या, वेव फ्रीक्वेंसी। देखा क्या गया कि इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये ऑब्जर्व था, ये ऑब्जर्व हुआ में ये ग्राफ्स। अब इसको एक्सप्लेन किसने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वो तो पीछे रह गया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इसको 1905 के अंदर। आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ये बोला कि जो लाइट है, लाइट बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से जिसका नाम है फोटोन। मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। उसने बताया लाइट इज मेड अप ऑफ light is not continuous and is made up of small packets which have definite energy called photons. कोल्ड फोटोन्स। मतलब लाइट किससे बनी हुई है, लाइट ऐसे कोई कंटिन्यूस चीज़ नहीं है बट फोटोन से बनी हुई है। तो ये तो इसने बात ठीक कही, क्योंकि फोटोन से बनी हुई है तभी जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की,
लाइट की इंटेंसिटी लाइट की बढ़ने का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर, मतलब जो सरफेस है मेटल लगा उस सरफेस पे ज़्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक बात है, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे लाइट के अंदर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की क्या है 1:1 इंटरेक्शन है। ठीक है ना, जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, लाइट इज नॉट कंटिन्यूस, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स विच हैव डिफाइनाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। ठीक है, दीज फोटोन्स interact one-on-one with the electrons at surface of metal। मेटल के सरफेस पे ये फोटोन क्या करेंगे, 1-on-1 इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे 1-on-1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दो चीज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन एनर्जी इज यूज्ड इन टू थिंग्स। पहली क्या है, पहली थिंग है जहां फोटोन की एनर्जी यूज होगी इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज क्या है, प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो चीज, एक तो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना है, एक उसको निकालना, दो ही काम उस फोटोन के। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसको कैसे दिया आइंस्टाइन ने, इसको क्या बताया आगे, आगे इसका मतलब हुआ एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एच म्यू नॉट। आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये आगे पढ़ेंगे हम क्या क्यों होता है एच म्यू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एच म्यू नॉट। ठीक है, यहां म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले पढ़ी थी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो लगेगी लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी तो लगेगी। और अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर ये भी एच म्यू नॉट हो जाती है, एच म्यू नॉट, तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, पर मतलब क्या है, अगर इतनी ही एनर्जी आई, अगर मतलब फोटोन के अंदर इतनी ही एनर्जी है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पर अगर म्यू ज़्यादा हुआ, म्यू नॉट से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की निकलते समय। ये दिया किसने, आइंस्टाइन ने ये बात बताई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। सिंपल सा फॉर्मूला है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, यहां देखा जाए तो एच म्यू नॉट को क्या कहते हैं, यहां एच म्यू नॉट इज नोन एज वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है तो यहां से वेलोसिटी भी आ जाएगी। और v स्क्वायर होगी
ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये उसका फॉर्मूला हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना और ये फॉर्मूला भी रिमेंबर कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, काफ़ी जगह काम आएगी बोर्ड वगैरह में, एक बार देख लेना। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन इज द minimum amount of work function is the minimum amount of thermodynamic work required to eject an electron to a place just outside the metallic surface। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होगा? Work function is the minimum amount of thermodynamic work required to eject an electron to a place just outside the metallic surface। मतलब metallic surface के just बाहर मतलब उसका मतलब just surface को छोड़ने तक जो minimum amount of thermodynamic work required है उसको कहते हैं हम work function। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। work function is dependent on nature of metal। ये किसका वर्क फंक्शन क्या डिपेंड करेगा? मेटल के नेचर पे। ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ये होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, नोट कर लें इसको, डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। आगे हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी तो किसने किया था? वो किया था प्लैंक और आइंस्टीन ने। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1901, मॉडिफाइड बाय आइंस्टाइन 1905 में। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या कहती है? ये कहती है लाइट का जो एमिशन है इज नॉट कंटिन्यूस। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया था लाइट कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है, पर इन्होंने क्या कहा कि लाइट का जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, बट इज डिसकंटिन्यूअस
इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ लाइट का जो एमिशन है वो कंटिन्यूस नहीं है, एक साथ नहीं है, मतलब कितनी भी वैल्यू आ रही है कितनी भी वैल्यू जा रही है, बट डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कुछ फोटॉन्स हैं कि मतलब भाई उसी की मल्टीपल्स में लाइट या तो एमिट हो सकती है एब्जॉर्ब हो सकती है। मतलब 10 फोटोन एमिट हो गए, 12 फोटोन एमिट हो गए, 15 फोटोन एमिट हो गए, 20 फोटोन एमिट हो गए, ऐसा नहीं है कि कितनी भी वैल्यू आ रही है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है, वही एमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और क्या बताया? और बताया एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो लाइट है, लाइट की जो एनर्जी है, लाइट के अंदर एनर्जी, जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी। मतलब क्या होगा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा? E इज इक्वल टू H। वर्ल्ड वाइड रिलेशन है, बहुत ज़बरदस्त वाला, देख लेना इसको, बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है ये। E इज इक्वल टू H म्यू, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होगी H की? 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू है H की। तो उन्होंने ये बताया कि ये है। और एक और बात क्या बताई उन्होंने? एक और बात उन्होंने ये बताई कि एनर्जी है जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज द मल्टीपल ऑफ दिस इज इक्वल टू एच म्यू ऑफ अ वैल्यू। इस डिस्क्रीट वैल्यू की मल्टीपल होगी जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। मतलब E इज इक्वल टू एन एच म्यू। मतलब क्या होगा? n क्या है? होल नंबर इंटीजर। ऐसे नहीं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि कितनी भी एनर्जी एमिट कर दी कितनी भी एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी इसके मल्टीपल में ही एब्जॉर्ब हो सकती है, इसके मल्टीपल में ही क्या हो सकती है? एमिट हो सकती है। मतलब एच म्यू का मल्टीपल होगा वो। एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है? 2 एच म्यू, 3 एच म्यू, 4 एच म्यू, 5 एच म्यू, मतलब एच म्यू की मल्टीपल होगी। ठीक है, इसे ही यही क्वांटम थ्योरी थी कि भाई एनर्जी जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो एच म्यू की मल्टीपल में ही एमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है, ऐसे कंटिन्यूस नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना बात को? कि भाई जो एच म्यू है इसके मल्टीपल ही होंगे। एच म्यू एन क्या है? होल नंबर इंटीजर। इसके मल्टीपल में ही एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। ठीक है, एक और टर्म है यहां, अगर इफ n इज इक्वल टू एन ए तो E इज इक्वल टू एन ए एच म्यू। इस एनर्जी को, इस वैल्यू को, एनर्जी को एन ए एच म्यू को क्या कहते हैं? एक आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। ठीक है, एन ए, अगर एन की वैल्यू एन ए है मतलब एन ए 1 मोल क्वांटा ऑफ फोटॉन्स। अगर फोटॉन्स एन ए हैं, एन ए, तो क्या होगा? E इज इक्वल टू एन ए एच म्यू होगी एनर्जी। और इस पूरी वैल्यू को एक आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, यहां पे एक और चीज थी, एच म्यू एच सी बाय लैम्डा। क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। पता ही है, ये तो होता है अपने को। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और मल्टीपल्स में देखें E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। याद रख लेना ये सारी की सारी बातें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा।
स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसी भी लाइट का फिंगरप्रिंट कह सकते हो आप। मतलब जैसे ही लाइट है, कहीं से भी बल्ब से लाइट है निकली और हमने इसको पीछे नोट किया, मतलब जैसे ही बल्ब से लाइट निकली और हमने प्रिज्म से पास करवा दी, प्रिज्म से पास करवाने के बाद जैसे पीछे फोटोग्राफिक फिल्म रख दी, तो जैसे उस पर स्ट्राइक करेंगे लाइट पार्टिकल्स तो एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। और स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा की बात होगी। पहले कौन सा पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होती है, जैसे कि सन से लाइट है, ये आई, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये लाइट है, ये पास हुई प्रिज्म से, ठीक है, और ये निकली बाहर। आगे रखी हुई थी फोटोग्राफिक फिल्म, इस फिल्म पे जो लाइट है, जैसे ही लाइट की बीम है, बीम ऑफ लाइट, जैसे ही बीम ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर गई तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट गई और पीछे हमें क्या मिल गया, स्पेक्ट्रा मिल गया। कैसे दिखेगा ये स्पेक्ट्रा, ये दिखेगा ऐसे, वेब गिव, ठीक है, ऐसे दिखेगा। सिंपल सी बात है। लाइट का सोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि लाइट, सन, ठीक है। अब इसके भी 2 प्रकार हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के। एमिशन स्पेक्ट्रा के 2 प्रकार कौन से हैं, एक तो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक है लाइन स्पेक्ट्रा। दोनों पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी और लाइन स्पेक्ट्रा। पहले पढ़ते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, the spectra in which the colors are not well distinguished by a
वेल डिफाइंड बाउंड्री। मतलब जो जो कलर देखे गए थे फोटोग्राफिक फिल्म में वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कि ये कलर है, ये वायलेट है, ये रेड है, ये येलो, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई मतलब कोई मर्ज हो रहे हैं आपस में कलर्स, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम सन, जैसे सन से लाइट आती है वो पास होती है और जाती है उसमें, ठीक है। सन से निकलेगी, प्रिज्म से पास करेगी और पीछे आएगी, वो स्पेक्ट्रा जो दिखेगा उसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। डायग्राम इसका वही रहेगा जो उसका था। ठीक है, ये लाइट फोटोग्राफिक फिल्म। मतलब क्या हुआ, जो लाइट है, जो कलर्स हैं, ये जो हमें दिखे थे, ये कंटिन्यूस है, आपस में इनकी कोई ऐसे ऐसे बाउंड्री नहीं है। मतलब आपस में मर्ज हो रहे हैं कलर, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ से ये कलर शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। ये होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। इसके बाद अगली आती है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रा जैसे कि NaCl है, किसी भी ट्यूब में अपने NaCl बर्न कर दिया, NaCl को बर्न करोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। जैसे ही उसने एनर्जी एमिट की, हमने उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवा दिया, उस एमिटेड एनर्जी को, एमिटेड लाइट को, जो लाइट एमिट हुई उसको प्रिज्म के थ्रू हमने पास करवा दिया। प्रिज्म के थ्रू पास करवाने के बाद हमने क्या किया, फोटोग्राफिक फिल्म बढ़ा दी वैसे की वैसे। जैसे ही फोटोग्राफिक फिल्म बढ़ाई, हमें 2 3 4 जो भी है लाइन दिखी। समझ रहे हो, लाइन दिखने का मतलब क्या है, वैसे तो पूरा का पूरा स्पेस डार्क था, पूरा डार्क था, पर 2 पॉइंट पे लाइट दिखी, मतलब 2 अलग अलग लाइन दिखी। यहाँ लाइट टकरा रही है, यहाँ लाइट टकरा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। मतलब कैसे डायग्राम से समझेंगे इसको, कैसे, ये क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे मान लो हमने क्या जलाई, NaCl, NaCl को बर्न किया तो क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी लाइट की, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे ही प्रिज्म से पास किया, 2 अलग अलग लाइन जाके टकरा गई। ये दोनों क्या है, वेल डिफाइंड बाउंड्री है, ठीक है। ये फोटोग्राफिक, इस फिल्म के ऊपर जब दो लाइट की रेस गिरी तो अलग अलग, ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। और जैसे सोडियम NaCl है, इसके लिए ये 2 कहाँ गिरी, इन दोनों की वेवलेंथ क्या थी, ये थी ऐसे 5890 एंगस्ट्रॉम, 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन दो वेवलेंथ की 2 रेज, 2 लाइन यहाँ पे मिली, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ हम इसके बारे में कि दी लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रा आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। एंड
इज सेपरेटेड बाय डार्क लाइन, डार्क स्पेस। मतलब क्या हुआ, जो लाइंस हैं ये लाइंस इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं और सेपरेट हो रही हैं किससे, डार्क स्पेस। ये सारा डार्क है, ये हो गया, ये पोजीशन होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, सारा डार्क है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ दो रेज लाइट की इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, सेपरेटेड बाय अ डार्क स्पेस। ठीक है, एग्जांपल है NaCl का बर्निंग। इसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा के ये दो टाइप थे। अगला आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सेम एमिशन स्पेक्ट्रा का उल्टा करो, जो लाइन स्पेक्ट्रा भी पड़ी थी सोडियम क्लोराइड की, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा मतलब यहां से कोई भी लाइट वेव्स, सन से कह लो, कहीं से भी लाइट आ गई, ये बीम ऑफ लाइट है, यहां हमने बीच में क्या रख दिया, इसके यहां बीच में रख दिया हमने सैंपल ऑफ NaCl। ठीक है, यहां से बीम ऑफ लाइट आ रही थी, बीच में हमने NaCl रख दिया। ठीक है, लाइट रेज पास कर गई, इजीली पास कर गई। जैसे ही यहां से लाइट रेज पास की, जैसे ही यहां से लाइट रेज पास की, हमने फिर आगे प्रिज्म रख दिया। लो जी, और बोलो। प्रिज्म में जाते ही लाइट रेज टूट गई। यहां क्या देखने को मिला, यहां देखने को मिला जो पूरा का पूरा जो लाइट थी, लाइट निकली। ठीक है, यहां से लाइट निकली, NaCl से पास की, NaCl ने क्या किया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली। मतलब क्या हुआ, कुछ लाइट NaCl ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ रेडिएशन, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन। तो जब हमने इसका स्पेक्ट्रा देखा, तब देखा कि भाई बाकी तो सारी की सारी स्पेक्ट्रा वैसे ही है, पर जिस वेवलेंथ की लाइट NaCl ने एब्जॉर्ब की थी, वहां पे डार्क स्पेस है। समझ गए, वहां पे डार्क स्पेस है क्योंकि वो इसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, वहां पे क्या है, डार्क स्पेस है। ये NaCl कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, बताया था 5896 और 5890 एंगस्ट्रम। इस वेवलेंथ की लाइट NaCl एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो NaCl ने ये लाइट एब्जॉर्ब, ये रेडिएशंस, इस वेवलेंथ की जो लाइट वेव्स है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी को क्या, वैसी की वैसी फोटोग्राफिक फिल्म पे आ गई। ठीक है, ये था अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है ये डिफर करता है लाइट्स इससे, एमिशन स्पेक्ट्रा से। कैसे कि उसके अंदर तो क्या था, डार्क स्पेस के अंदर कुछ लाइंस थी, लाइन स्पेक्ट्रा जो पढ़ाया था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लाइट के अंदर क्या है, डार्क लाइंस हैं। मतलब वैसे तो लाइट है, पर दो जो वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब की है वहाँ डार्क स्पेस है, डार्क लाइन है। ठीक है, और इसमें क्या था, डार्क स्पेस थी, सिर्फ दो लाइन आ रही थी। ये क्या थी, एमिशन ऑफ NaCl, और ये क्या थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, लिख लो अपनी अपनी नोटबुक्स में। ठीक है,
आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या होता है, जब भी किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एटम लिया जाता है, उस हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने क्या पास करवाया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया, तो वो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, कोई किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट छोड़ेगा, उसको हमने क्या किया, प्लॉट कर लिया फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। जैसे ही वो प्लॉट किया, जो स्पेक्ट्रा आई उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन एटम की एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखेंगे एक बार। वही तरीका है, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, सिंपल सी हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा होगी। पर यहाँ जो बेसिक मेन देखने वाली बात है वो क्या है, ये नहीं है, मेन देखने वाली बात है कैसी दिखती है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा, कैसी दिखेगी। ठीक है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम कैसी दिखेगी। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम डिवाइडेड होती है इन सीरीज के अंदर। लीमन मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन, लीमन सीरीज कहाँ लाई करेगी, अल्ट्रावायलेट में। बामर कहाँ लाई करेगी, विजिबल में। और ये सारी कहाँ लाई करेंगी, आईआर रीजन में। मतलब क्या था, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, यहाँ लीमन अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल, पैशन ब्रैकेट फंड, ये सारी आईआर रीजन में। ठीक है, ये लाइट है, मतलब जो एमिट करेगी हाइड्रोजन एटम, जो एमिट करेगी लाइट रेडिएशंस, वो इसमें डिवाइडेड है। मतलब लीमन, बामर, पैशन ब्रैकेट फंड, ये सीरीज हैं, इन सीरीज के अंदर दिखेगी वो पूरी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है लीमन सीरीज, बामर विजिबल में, पैशन ब्रैकेट और फंड इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। आगे इसको पढ़ेंगे बोहर मॉडल में, फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए यही। ठीक है, अब बात क्या हुई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी देख ली, रदरफोर्ड मॉडल भी देख लिया, थॉमसन मॉडल भी देख लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सब कुछ देख लिया। ठीक है, पर क्या बात हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इन सबको। रदरफोर्ड मॉडल तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ना ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया और ना ही एक्सप्लेन कर पाया एटम की स्टेबिलिटी को। तो इसके बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ी, इसके बाद जरूरत पड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था, ये नील बोहर ने। नील बोहर ने।
नील बोहर ने क्या दिया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर ने क्या बताया कि जो एटम है इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर। समझ रहे हो कि जैसे बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पार्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, ये ऑर्बिट, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट्स के अंदर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, हम पोस्टुलेट्स लिखेंगे पहले बोहर मॉडल के। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल क्या है, पहला पोस्टुलेट क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस इन बिटवीन, इन मिडल, which contain proton and neutron। ठीक है, न्यूक्लियस। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड टू बी रिवॉल्विंग in fixed orbits around the nucleus। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे नहीं कहीं भी पड़े हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, इस ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब उसने क्या बताया, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, एक ऑर्बिट तो बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं किसी भी उसके, बट उसने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट विच हैव अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। मतलब कोई पार्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी रिवॉल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, वो ऑर्बिट क्या होंगे जिसके अंदर जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, उन ऑर्बिट है, उस एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी एनर्जी की, इस ऑर्बिट की अलग, अगले ऑर्बिट की अलग, जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं किसी के अंदर भी कर जाएंगे। ठीक है, ऑन फिक्स्ड ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स बट इन दोज ऑर्बिट्स ओनली विच हैव फिक्स्ड वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in fixed orbits in the same orbit, it neither loses energy nor gain। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ जब तक वो उस ऑर्बिट के अंदर है, जब तक उस ऑर्बिट के अंदर है वो ना ही एनर्जी लूज कर सकता ना ही एनर्जी गेन कर सकता। मतलब उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, जैसे ही उसकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी या वो किसी पार्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा, वो अपना ऑर्बिट जंप कर लेगा। ठीक है, ये अगले पोस्टुलेट में देखेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन require a particular energy, particular fixed energy to jump from one orbit to another। समझ रहे हो कि जैसे ही उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो क्या करेगा, कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही एब्जॉर्ब कर सकता, कंटिन्यूस तो कर नहीं सकता। पहले भी पढ़ी थी हमने कि कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन तो है नहीं एनर्जी की, कुछ फिक्स्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी। जैसे ही उसने कुछ फिक्स्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो क्या करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाएगा। ठीक है, ये किसने बताया था, ये सारी बातें नील बोहर ने बताया। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, ई एन, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के अंदर है 1 3 1 2 z² अपॉन n²
किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। En इज इक्वल टू -1312 Z² किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लेना। एक बात हो रहा है, यहाँ स्टार लाइन लगा के लिख लेंगे, दीज वैल्यूज आर एप्लीकेबल फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम लाइक एटम्स। मतलब जो हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज होंगी उन्हीं के लिए ये सारी वैल्यू माननी होंगी, जो आगे बताएंगे। बोहर मॉडल के अंदर जो भी बातें होंगी, बोहर मॉडल के पूरे बोहर मॉडल के अंदर वो सारी होंगी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स के लिए ही होंगी। ठीक है, एन यहाँ एन कंफ्यूज मत होना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? N1 है, N2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा? K L M N O P। ये क्या है? एन की वैल्यू का मतलब है कौन सा ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5। ये न्यूक्लियस के नंबर ऑफ कौन सा ऑर्बिट है वो n बताता है। ठीक है, ये वैल्यू थी En की। ठीक है जी, यहाँ Z का मतलब है Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है जी, ये तो था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इसके बाद हम करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट है जिसके अंदर घूम रहे उसका रेडियस क्या है। ठीक है, और n मतलब अगर इलेक्ट्रॉन nth में है इज इक्वल टू R0। ठीक है, R0 क्या है? हाइड्रोजन एटम की रेडियस है। ठीक है, n² अपॉन Z। R0 क्या है? R0 इज इक्वल टू, इसको बोहर रेडियस कहते हैं R0 को, और बोहर रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस है उसको बोहर रेडियस कहते हैं, और वो R0 से होता है। Rn इज इक्वल टू R0 n² अपॉन Z। ये इसकी वैल्यू है। R0 की वैल्यू कैसे क्या दी जाती है? R0 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये भी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ देख, ये दो चीज़ तो बता दी मैंने, पर यहाँ एक और बात है। अगर हाइड्रोजन एटम ही है, इफ 4 हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और Rn इज इक्वल टू R0 n²। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में है, R0 एंगस्ट्रॉम में है तो Rn भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ये बात अपने यूनिट की बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा वेलोसिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट में अगर एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी क्या होगी? किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्या होगी जी? Vn इज इक्वल टू V0 Z अपॉन n। ये वैल्यू है। V0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और V0 की वैल्यू क्या है? 2.18 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 6 नहीं है, 8 है।
10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है वी नॉट की, और वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन, जेड एटमिक नंबर, एन नंबर ऑफ शेल। ठीक है जी, ये वैल्यू है वी एन फॉर हाइड्रोजन एटम, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एन। क्लियर है बात? ठीक है जी, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, आगे हम देखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एनर्जी क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज मतलब एक पार्टिकुलर, एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो पार्टिकुलर है, ना ही वो बढ़ रही ना घट रही। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, कि मतलब एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर होता है मास वेलोसिटी रेडियस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट का वो भी क्वांटाइज है, वो भी ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअस है, वो भी क्या होगा, एन का मल्टीपल ही होगा, कि एन बदल रहा है, एच बाई 2 पाई क्या है, मतलब जैसे कि 2h बाई 2 पाई हो सकता है, 3h बाई 2 पाई हो सकता है, 4h बाई 2 पाई हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, मल्टीपल होगा किसका, h बाई 2 पाई का। मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे नहीं है कि घट रहा है बढ़ रहा है, वो भी किसी पार्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल में ही घटेगा या बढ़ेगा। जैसे h बाई 2 पाई, यहाँ h बाई 2 पाई है, इसके मल्टीपल्स ही होंगे n, मतलब h बाई 2 पाई के मल्टीपल में ही घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ये बात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जैसे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। जैसे एटम है, एटम को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही एटम को हीट होगा, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, n इज इक्वल टू 1 में है, जैसे ही इस पर हमने क्या डाली, एनर्जी डाली, ये डाल दी E1, हमने एनर्जी डाली। ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या, कोई पार्टिकुलर एनर्जी चाहिए इसको एक्साइट होने के लिए, नहीं तो ये इसी के अंदर घूमता रहेगा। पता है ये डिसकंटिन्यूस फ्लो होता है एनर्जी का। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर क्वांटा है, उस क्वांटा के मल्टीपल में एनर्जी आएगी तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये चला गया भाग के n इज इक्वल टू 5 में, इतनी एनर्जी थी इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ चला गया, एक्साइट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आया, ये क्या एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम समय के लिए रहता है। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। तो जैसे ही n5 में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, जंप किया, तो क्या होगा, ये वापस भी आएगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता। तो ये या तो यहाँ से यहाँ आ गया, या यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे ही वो एनर्जी रिलीज करेगा, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज करेगा, वेवलेंथ की, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रिलीज करेगा।
उस लाइट को जब हम प्लॉट कर उसको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देखते हैं तो क्या करता है, वो स्पेक्ट्रम देता है। इसे ऐसे ही स्पेक्ट्रम आती है। और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड क्या होगी, एनर्जी एमिटेड सॉरी, होगी E2 माइनस E1। ठीक है, इतनी एनर्जी ली, ऊपर गया, इतनी रिलीज की, मतलब कितनी होगी, इसकी एनर्जी मान लो आप, इसकी एनर्जी थी E1, इसकी एनर्जी थी E2, यहाँ से यहाँ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की इसने, E2 माइनस E1। और अगर यहाँ से वापस इसी में आया, N5 में गया था, N5 से वापस N1 में आया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस आया, क्या दिया, एनर्जी रिलीज की इन फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच गिव्स अस द स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। एक और बात जो बोहर ने बताई, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट बट कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर। मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐसे एक स्टेट से, एक ऑर्बिट से, एनर्जी स्टेट का मतलब ऑर्बिट है, कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट के अंदर फ्लो नहीं कर सकता कि भाई यहाँ से यहाँ चलेगा, वो जंप ही करना पड़ेगा। जैसे ये हैं दो ऑर्बिट हैं, 3 ऑर्बिट, जब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करता हुआ नहीं जा सकता, वो यहाँ से यहाँ जंप ही करेगा, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, यहाँ जंप कर गया, जंप ही कर सकता है, ऐसे फ्लो नहीं कर सकता कि भाई यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, आराम से जा रहा है। ऐसे नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात भी किसने बताई, बोहर ने बताई। ये सारी बातें थी बोहर, मतलब अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई बोहर की जो थ्योरी है, इसका मेन मुद्दा क्या है। बोहर की थ्योरी का मेन मुद्दा है, मेन पोस्टुलेट जो है वो है मेन पोस्टुलेट ये है दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मतलब एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, उससे अगले ऑर्बिट है, उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, उससे अगला ऑर्बिट है, उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कि भाई कितनी भी एनर्जी आ रही है, कितनी भी नहीं आ रही। ठीक है, ये है डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, एनर्जी का फ्लो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वांटाइज एनर्जी किसी पर्टिकुलर क्वांटा के मल्टीपल्स के रूप में वो एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिट की अलग एनर्जी है, दूसरे की अलग है, दूसरे की अलग है। और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जंप कर सकता है जब वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटा को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, ये सारी थी मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं अभी। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। ठीक है, हीलियम पॉजिटिव। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। क्या वैल्यू होती है, En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, Rn इज इक्वल टू R0 n² अपॉन Z। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ Z की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं, तो En की वैल्यू क्या होगी 13.6 Z² अपॉन n1,
कितना होगा -13.6 इंटू 4, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम EN, ठीक है। ऐसे ही Rn की वैल्यू R0 n² R0 की वैल्यू क्या है 0.529, n की वैल्यू 1, z की वैल्यू क्या है यहाँ 2, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी 0.265 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सारी बातें। ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या था, बोहर मॉडल की एक बहुत बड़ी कामयाबी क्या थी, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उसने क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किया था देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। वो क्या बोला कि जब भी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लो N1 N2 N3 N4 N5, ठीक है। N1 क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए, N1 सीरीज को क्या कहते हैं हम, लीमन, बताया था पहले, लीमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट और फंड, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन n = 1 के अंदर है, इनकी एनर्जी भी लिख देता हूं मैं। ये क्या है, ये इनकी एनर्जी है, ये पार्टिकुलर n की वैल्यू, लीमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, फंड, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 और ये। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी एनर्जी का फोटोन यहाँ पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होगा, ये कहीं भी जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें, मान लो इसमें चला गया, ठीक है। जैसे ही एक्साइटेशन हटी ये वापस आएगा, किसी में भी वापस आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है। जब वापस आएगा वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रम देगा, कुछ मतलब लाइट एमिट करेगा। जैसे ही लाइट एमिट करेगा उस लाइट को हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे तो किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा, ठीक है। वो जो सी भी लाइट एमिट करेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब एक और बात है, ये जो पैशन, ये सीरीज़ है, ये पैशन, लीमन, बामर, ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये एग्जिस्ट करती हैं किसी एरिया में, ये अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, ये किस में, पैशन वाली किस में, IR में, IR में और IR में, ठीक है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें थी। अब क्या है, हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम ये ऐसा तो है नहीं एक एटम प्रेजेंट है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन की जो पूरी गैस ली तो उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं, तो कईयों में यहाँ से यहाँ आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मान लो, कई में यहाँ से कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, कई में यहाँ से कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा,
कहीं में यहाँ से कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, कहीं भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए यार जो भी लाइंस लीमन में आई उसको अल्ट्रावायलेट, N1 में जितनी भी लाइंस आई उसको कहते हैं लीमन सीरीज़, जो N2 में आई विजिबल में आई बामर सीरीज़, N3 में आई पैशन, N4 में आई ब्रैकेट और N5 में आई तो फंड, ठीक है। जो भी लाइंस यहाँ पे आई उसको हम इन नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये तो बातें होंगी। इसीलिए एक और बात थी यहाँ कि हाइड्रोजन एटम जो है गिव्स मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस। कारण क्या था इस बात का, वो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों देता है? वाई हाइड्रोजन एटम गिव्स मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन किसी N5 से N4 में जा रहा है, N3 से N2 में जा रहा है, N4 से N1 में जा रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है किसी भी एटम के अंदर, इसलिए बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखेंगे, ये क्लियर है सारी बातें, ये सब बातें बोहर ने एक्सप्लेन कर दी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर तब वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब क्या है भाई, जो वो आ रही है क्या नाम, एक N मान ले N1 N4 से N1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन comes from N4 to N1, तो कुछ उसने रेडिएशन दी, N4 हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा, कुछ उसने क्या दी, एनर्जी दी। जो एनर्जी दी, ठीक है, लाइट की फॉर्म में दी, उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, उस वेवलेंथ को बताया किसने, रिडबर्ग ने बताया थ्रू रिडबर्ग फॉर्मूला। उसने एक फॉर्मूला दिया जो ये बताता है, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला is equal to R 1 by N1 square 1 by N2 square Z square। ये क्या था, ये फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, ये रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। यहां N1 क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया। N2 क्या है, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। N1 क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया, मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आया ऊपर से आएगा, ठीक है। और N2 क्या है, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। ये याद रखने की बात है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मान लो N1 क्या है 1 और N2 क्या है 4, जो हमने यहाँ लिया है, ठीक है। अगर 4 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, ठीक है, तो N1 क्या होगा 1 और N2 क्या होगा 4, और यहाँ पे ये रख के ये, और म्यू क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, ये होता है म्यू की वैल्यू, ठीक है। म्यू स्टार, म्यू डैश की वैल्यू, ठीक है। और R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, R यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू है 10967 पर सेंटीमीटर, ये R की वैल्यू है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। ये रिडबर्ग फॉर्मूला यहाँ से क्या जाती है, वेवलेंथ आ जाती है, जो उस किस की, जो जिस रेडिएशन की लाइट एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको।
अब एक बात देखो, N1 N2 जो थे हमने देखा था वो क्या हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। मान लो लीमन सीरीज़ है, यहाँ ले लो, मान लो लीमन है, या N1 क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। लीमन पहला n इज इक्वल टू 1 ही होता है, उससे नीचे तो कहाँ आएगा लीमन का N1। और N2 क्या हो सकता है 2 3 4, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से, फिफ्थ से भी, ये वैल्यू हो सकती है। बामर के लिए क्या हो सकता है, N1 की वैल्यू क्या होगी 2, N2 की वैल्यू 3 4 5, ठीक है। पैस्चन के लिए क्या होगी, N1 इज इक्वल टू 3, N2 इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। ब्रैकेट के लिए क्या होगी, और N2 इज इक्वल टू 5 6 7, ठीक है। और फंड के लिए क्या होगी, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू होंगी, मतलब यहीं से N2 N1 क्या होगा, 2 से नीचे तो आ नहीं सकती, बामर सीरीज का N2 होता है, ठीक है। तो 3 4 5 कहीं से भी आ सकती हैं। ये सारी वैल्यू थी लीमन बामर पैशन ब्रैकेट की N1 N2 की वैल्यू, जो कि रिडबर्ग फॉर्मूला के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देखेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इफ़ इलेक्ट्रॉन comes in ground state, then number of lines is equal to n plus 1 upon 2, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला ये, ठीक है जी। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, एनर्जी, ठीक है। nth ऑर्बिट में क्या है, अगर nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, -RH Z² अपॉन n², ठीक है। यहाँ RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, hc, h और c क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। RH ये है, एनर्जी है -RH Z² अपॉन n², ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। नंबर ऑफ लाइंस कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n2 से n1, जब n2 से n1 जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती हैं, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद कर लो। ठीक है जी। क्वेश्चन कर लेते हैं उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, R1 बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर z², ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू मतलब किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है n5 से लेके n2 तक, तो यहाँ n1 क्या है, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू क्या है 5, तो R10967
7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ जाएगा वेव नंबर। लैम्डा क्या होता है? 1 बाय वेव नंबर, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। और क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी c बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को c इंटू वेव नंबर ये भी लिख देते हैं। यहाँ से आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, करना इसको सोल्व है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बहुत कुछ, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।